नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तो कौन है हमारे आज के नायक, ये मैं नहीं बताऊंगा साहब, आपको परिचय दे रही हैं उनका खुद भारत रत्न द वन एंड ओनली लता मंगेशकर जी। उनको मैंने सबसे पहले देखा था फेमस महालक्ष्मी स्टूडियो में, और वो दादा का रिकॉर्डिंग था, बर्मन दादा का, और वो वहाँ आया था, शॉर्ट्स पहने हुए थे और इधर से उधर भाग रहा था। मेरे पास आके कहने लगा, आप मुझे ज़रा ऑटोग्राफ देंगे अपना? तो मैंने कहा, मैं आपको ऑटोग्राफ तो दे सकती हूँ, पर आप हैं कौन? तो दादा थे वहाँ। दादा ने कहा, अरे लता, ये तो अपना पंचम है, इसको वेस्टर्न म्यूज़िक से बहुत प्यार है, और मैं तो तुम जानती हो मैं क्लासिकल और ये सब पसंद करता हूँ, तुम इसके साथ काम करो, मेरी इच्छा है। नायक। जी हाँ, तो आज हमारे नायक हैं आर.डी. बर्मन, पंचम दा, जिनकी यादों के साए में आज आपने बिग एफएम पर पूरा दिन गुजारा है। अगले 2 घंटे भी नायक में हम बात करेंगे पंचम दा की। आगे बताऊंगा कि अपने असिस्टेंट को टेबल पे बिना शर्ट लिटाकर कौन सी आवाज रिकॉर्ड कर रहे थे पंचम दा एक दिन। खुद आशा जी भी बताएंगी कि पंचम दा के साथ किस तरह से खाना बनाने का कंपटीशन होता था उनका। मशहूर सिंगर शान भी पेश करेंगे आर.डी. बर्मन के कुछ सदाबहार नगमे आज हमारे कार्यक्रम में। तो बने रहिए आप मेरे साथ। नायक में आज हम बात कर रहे हैं द वन एंड ओनली पंचम दा आर.डी. बर्मन की, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी भी है। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम, और बात कर रहे हैं हम आज द वन एंड ओनली पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन की। तो क्यों एक दिन टेबल पर अपने असिस्टेंट को उसकी शर्ट उतरवा के लिटवा दिया आर.डी. बर्मन साहब ने, और फिर क्या रिकॉर्ड किया, कैसी आवाज उन्होंने रिकॉर्ड की। असल में संगीत के जीनियस थे पंचम दा, और अजब गजब आवाजों से धुनें निकालने में माहिर थे। बारिश की टप टप या गाड़ी का हॉर्न, सब में वो संगीत ढूंढ लिया करते थे। मसलन हम बात करें फिल्म जमाने को दिखाना है कि उसमें एक गाना था, होगा तुमसे प्यारा कौन। रेलगाड़ी की आवाज आपको ध्यान आएगी उस गाने में। उसमें आर.डी. बर्मन ने सैंड पेपर का इस्तेमाल किया था। सैंड पेपर को अगर आप आपस में रगड़ के देखेंगे तो सुनेंगे कि वाकई ट्रेन की आवाज निकल रही है। शोले फिल्म का गाना सबने सुना है, महबूबा महबूबा। देवानंद की फिल्म वारंट का गाना रुक जाना ओ जाना। इन दोनों गानों में उन्होंने आधी भरी बोतल के सिरे पर फूंक कर निकाली आवाज का इस्तेमाल किया है। अमिताभ बच्चन की फिल्म थी महान, जिसका गाना है ये दिन तो आता है एक दिन जवानी में। इस गाने में एक अंतरे के बाद एक स्कूल बेल से निकली हुई आवाज का इस्तेमाल था। इसके लिए आर.डी. बर्मन ने भरी पानी की एक बाल्टी ली थी और स्कूल बेल को बजाते हुए उस भरी पानी की बाल्टी में डाल दिया था। उसके बाद जो कंपन की सी आवाज निकली थी वो इस गाने में बहुत साफ सुनाई देती है। इसी तरह देवानंद साहब की फिल्म थी डार्लिंग डार्लिंग, जिसका एक गाना था रात गई बात गई। इसके तीसरे मिनट में इस गाने के एक खास थाप सुनाई देती है। अब दरअसल ये आवाज आर.डी. बर्मन ने अपने असिस्टेंट की पीठ को बजाकर निकाली थी। इसके लिए पहले उन्होंने असिस्टेंट को टेबल पर लिटा दिया था, शर्ट उसकी उतरवाकर, और फिर उसकी पीठ बजाई थी, और जो आवाज निकली वो इस गाने में इस्तेमाल की गई। आगे बताऊंगा कि लता जी को अपने गाने गवाकर पंचम दा आशा जी की नाराजगी कैसे फेस किया करते थे। खुद आशा जी भी बताएंगी कि पंचम दा के साथ उनकी खाना बनाने की स्पर्धा, कंपटीशन क्यों चलता था। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज भारतीय संगीत की दुनिया के अनक्राउन्ड किंग पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन की।
तो कैसे बैलेंस करते थे पंचम दा आशा जी की नाराजगी को जब वो अपनी फिल्मों में लता जी से रोमांटिक गाने गवा लेते थे। कहती थी आशा जी कि जब पिया तू अब तो आजा और आ मैं हूं प्यार तेरा जैसे स्क्रीमिंग नोट्स वाले गाने होते हैं वो तो आप मुझे दे देते हैं, और जो अच्छे मेलोडियस दिल छू लेने वाले नगमे होते हैं वो लता जी से गवा लेते हैं। इस पर आर डी बर्मन का जवाब होता था कि आशा, आपकी आवाज में एक अलग तरह की कशिश है, एक अलग अपील है, और अगर तुम उस तरह के गाने गाने से इनकार कर दोगी तो मैं म्यूजिक कंपोज करना छोड़ दूंगा, क्योंकि सिर्फ आशा भोसले ही वो आवाज है जो उस तरह के गानों के साथ जस्टिस कर सकती है। उस समय के युवा वर्ग को पंचम दा बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करते थे और आशा जी उनका साथ बखूबी निभाती थी। एक और भी बात थी जिस पर आर डी बर्मन और आशा भोसले के झगड़े होते थे। क्या थी वो बात, सुनिए खुद आशा जी से। जब झगड़ा होता था तो हमारा खाने के ऊपर से होता था। हमारे दोनों की जुगलबंदी होती थी कि तुम अच्छा बनाती हो कि मैं अच्छा। लेकिन उसने जो कुछ 10-12 चीज़ें बनाई मैंने तो याद कर ली। मेरा खाना तो वो बना नहीं सका कभी, लेकिन उसका खाना मैं बनाती हूँ आज भी, और अलग ही होता है, जो कि मैंने अपने रेस्टोरेंट में भी डाला है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आर डी बर्मन साहब का खाना है। जैसे चिंगड़ी कबाब उसने सिखाए और क्या बोलते प्रॉन राइस सिखाया। ऐसी बहुत सी चीज़ें उसने सिखाई मतलब मैंने सीख ली, क्योंकि मैं अच्छी कुक हूँ, मैंने सीख ली। उसको पता ही नहीं लगा कि मैंने कैसे सीख ली। और फिर वो बोलता था कि मेरा अच्छा खाना है कि तुम्हारा अच्छा खाना है। नेचुरली इस बात पे झगड़ा होता था। आगे बढ़े उससे पहले आशा ताई और पंचम दा की जुगलबंदी का ये गाना सुनते हैं जिसमें उन्होंने उस वक्त के, उस दौर के यूथ की फ्रस्ट्रेशन और एस्पिरेशंस को बहुत ही खूबसूरती के साथ तालबद्ध किया था। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज भारतीय संगीत की दुनिया के अनक्राउंड किंग पंचम दा यानी आर डी बर्मन की। तो क्यों बेचैन रहते थे आर डी बर्मन हमेशा, इतने कि गर्म चाय में ठंडा पानी मिला के पी जाया करते थे। पंचम एक बड़ा मासूम सा बच्चा था तुम्हारे साथ, जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मिजाज में जीता था। शरीर भी, पाजी भी, हंसता खेलता, प्रैक्टिकल जोक्स करता हुआ, उसे हमने उदास नहीं होने दिया। गुलजार साहब के मुताबिक आर डी बर्मन जिंदगी को पूरे मजे लेकर जीते थे। पंचम के पास शास्त्रीय संगीत से लेकर वेस्टर्न संगीत तक का एक बेहतरीन संग्रह था, कलेक्शन था। गुलजार साहब कहते हैं कि जब भी पंचम कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेते थे तो उन्हें जरूर बुलाते थे और उस इंस्ट्रूमेंट की खासियत से, बारीकियों से उन्हें परिचित करवाते थे। फिल्म इजाजत का गाना मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, जब गुलजार साहब उन्हें सुनाने पहुंचे तो पंचम को लगा कि जैसे गुलजार किसी फिल्म का सीन सुना रहे हैं। जब गुलजार साहब ने कहा कि ये फिल्म का सीन नहीं है बल्कि एक गाना है तो बहुत झुंझलाए पंचम दा और गाना जिस कागज पे लिखा हुआ था उसको फेंका और गुस्से में खड़े होकर बोले गुलजार साहब से कि कल को तो तुम कोई न्यूज़पेपर उठा लाओगे, कोई अखबार ले आओगे और कहोगे चलो अब इस पर गाना बनाओ। ये क्या बात हुई? खैर, बाद में आर डी बर्मन को उस गाने की बारीकियां समझ में आई, सिचुएशन पर वो फिट बैठता है ये भी समझ में आया और फिर बहुत ही खूबसूरत संगीत उन्होंने उस गाने पर दिया। गुलजार साहब बताते हैं कि बहुत ही उतावले इंसान थे आर डी बर्मन। जब वो संगीत कंपोज कर रहे होते थे, रच रहे होते थे, तो बस रेस्टलेस रहते थे, बेचैन रहते थे, इधर से उधर चलते रहते, बीच में बैठ जाते, फिर खड़े हो जाते, और उस दौरान अगर कोई उन्हें गर्मा गर्म चाय देता तो उसको फौरन पी जाया करते थे। लेकिन साहब, गर्मा गर्म नहीं, करते क्या थे आर डी बर्मन की उस चाय में ठंडा पानी मिक्स कर देते थे और फिर एक ही घूंट में पी जाते थे, क्योंकि चैन नहीं था ना, इंतजार नहीं कर सकते थे कि चाय ठंडी हो थोड़ी और फिर पिए। कितने भी रेस्टलेस और उतावले हो आर डी बर्मन, लेकिन उनके संगीत में अगर कभी आपको एक गजब की पेस दिखती थी तो कभी एक बहुत ही अलग सा ठहराव भी दिखता था।
नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन की, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। आर.डी. बर्मन एक रेवोल्यूशनरी म्यूजिक डायरेक्टर थे, अपने समय के साथ भी चलते थे और कईयों का तो मानना है कि समय से आगे चलते थे। और वो उस जमाने के अपने कंटेम्प्रेरी म्यूजिक डायरेक्टर्स के भी फेवरेट हुआ करते थे, सिंगर्स के भी हुआ करते थे, और उनके गुजर जाने के इतने साल बाद भी आज भी वो कई सिंगर्स के इंस्पिरेशन है। तो आज बिग एफएम के साथ जुड़ रहे हैं मशहूर प्लेबैक सिंगर शान, जो हमें सुनाएंगे आर.डी. बर्मन के कुछ खूबसूरत नगमे। पंचम दा यानी फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ वर्व, फुल ऑफ ह्यूमर, फुल ऑफ मस्ती, और उनके सारे गानों में भी वो चीज़ बिल्कुल मौजूद थी। जो चीज़ आज मिसिंग है, एक सेंस ऑफ ह्यूमर गानों में नहीं मिलता हमें, एक सेंस ऑफ एक मस्ती, एक जिंदा दिली, और जिस तरह से वो अरेंज करते थे, नेवर टू मच कि इतना हो जाए कि नॉइज़ लगे, शोर लगे, बट इतना सॉफ्ट है, दुखी भी नहीं कि जोश ना आए। एक गाना जो मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है, और आई थिंक इवन आई हैव हर्ड शाहरुख खान आल्सो मेंशन दिस, वन ऑफ हिज फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम स्मॉल फिल्म डार्लिंग, द मैजिक ऑफ पंचम दा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको न चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। बहुत सारे गाने हैं, उसमें कौन सा सिलेक्ट करें? मुझे याद है जो सबसे पहला गाना मैं सीख कर गाया स्कूल में, वो था हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। बहुत खूबसूरत गाना था। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। बहुत शुक्रिया शान, बहुत मजा आया। आगे बताऊंगा कैसे शक्ति सामंत और मदन मोहन जैसे दिग्गज भी खा जाया करते थे धोखा पिता एस.डी. बर्मन और बेटे आर.डी. बर्मन के बीच। सुनते रहिए आप नायक, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। बात कर रहे हैं हम आज द वन एंड ओनली पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन साहब की। तो कैसे शक्ति सामंत और मदन मोहन जैसे दिग्गज भी धोखा खा जाया करते थे एस.डी. बर्मन और उनके बेटे आर.डी. बर्मन के बीच। एक बहुत ही मजेदार किस्सा आशा भोसले जी बताती हैं। एस.डी. बर्मन बीमार थे एक बार। आर.डी. बर्मन अलग अलग फिल्म प्रोड्यूसर्स के पास जाते थे, म्यूजिक सुनाते थे एस.डी. बर्मन साहब का, कुछ अपनी धुनें भी ले जाया करते थे। म्यूजिक सुनते प्रोड्यूसर्स उनसे कहते, यार पंचम, तुम्हारे संगीत में वो बात नहीं है जो तुम्हारे पिता के म्यूजिक में हुआ करती थी। ऐसा ही एक बार जब मशहूर फिल्म मेकर शक्ति सामंत ने भी उनसे कहा, उनके साथ आशा जी भी थी। आर.डी. बर्मन ने आशा जी से कहा कि अब देखना मजे। तब आर.डी. ने अपने पिता का नाम लेकर खुद ही की बनाई हुई एक ट्यून सुना दी। शक्ति सामंत जी बड़े ध्यान से सुने, बिल्कुल मगन होकर, फिर बोले, वाह क्या बात है, मैंने कहा था ना तुम्हारे पिताजी में कुछ अलग ही बात है। आशा भोसले बताती हैं कि एक बार उन्होंने पंचम दा से पूछा भी कि भाई तुम अपना नाम क्यों नहीं ले लेते। पंचम दा बोले, मेरा नाम ना भी आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही खूबसूरत गाना है एक, रहना बीती जाए। इसका किस्सा भी कमाल का है। लता जी ने ये गाना गाया है, और इस गाने को जब मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन ने सुना तो बस फोन उठाया, सचिन दा को फोन किया और कहा कि आपका गाना सुना है, रहना बीती जाए, बहुत ही बढ़िया है, क्या आपने कॉम्पोजिशन की है। एस.डी. बर्मन कुछ सेकंड्स तो चुप रहे, फिर बोले, वो गाना मैंने कंपोज नहीं किया है, उसमें तो पंचम का म्यूजिक है। देखिए, वैसे तो हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र उससे आगे बढ़े, ज्यादा नाम कमाए, लेकिन संगीत की दुनिया में एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन दोनों इतने बड़े हस्ताक्षर हैं कि ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन बेहतर था। आई थिंक दोनों ही एक दूसरे को पिता पुत्र बहुत खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट करते थे। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। और बात कर रहे हैं हम आज लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा की।
क्या हुआ था कि अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में बिल्कुल अकेले से पड़ गए थे आर डी बर्मन। देखिए साहब, बात यह है, कितना भी आपने बहुत जबरदस्त काम किया हो अपने जीवन में, लेकिन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री चढ़ते सूरज को सलाम करती है, डूबते सूरज की तरफ वहां कोई देखने वाला नहीं है। तो 1980 में एक ऐसा दौर आया कि उनकी फिल्म्स चल नहीं रही थी। वो चाहे म्यूजिक अच्छा देते थे, लेकिन फिल्म नहीं चलती थी। सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगा था जब सुभाष घई ने अपनी फिल्म राम लखन में उनकी जगह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइन कर लिया था। उससे पहले तक आर डी बर्मन हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर की जैसे फर्स्ट चॉइस हुआ करते थे, लेकिन अपने करियर की शाम में काम मिलना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। आइए सुनते हैं आर डी बर्मन साहब के बहुत अच्छे दोस्त, प्रशंसक, खुद जाने माने पोएट और गीतकार जावेद अख्तर साहब उनके बारे में क्या कहते हैं। जो वाकई बड़े लोग हैं उनमें दो खूबियां होती हैं। एक तो ये कि वो कामयाब एक ऐसा काम करके होते हैं जो काम किसी ने पहले किया नहीं था, और दूसरे ये कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे दुनिया की समझ में आता है कि ये काम जो था ये कितना बड़ा काम था। जो बड़ा आदमी है सही मानों में, वो वक्त के साथ बड़ा होता ही चला जाता है। यही बात आर डी बर्मन के बारे में कही जा सकती है। ये एक बहुत ही अच्छी बात हुई कि आर डी बर्मन यानी पंचम दा ने अपनी जिंदगी को साइन ऑफ एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजिकल नोट पे किया। 1942 अ लव स्टोरी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की पेशकश जो आर डी बर्मन को समर्पित थी, आपको जरूर अच्छी लगी होगी। कल शाम 8 बजे एक बार फिर हाजिर होता हूं आपके सामने एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर।